बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन छात्र छात्राओं के लिए जो बीए तृतीय वर्ष में है, अर्थात बीए थर्ड ईयर में है, बीए पार्ट 3 या फिर आप बीए लास्ट ईयर बोलो या बीए फाइनल ईयर बोलो, सभी के लिए यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी का मतलब एक ही होता है। अगर आप बीए तृतीय वर्ष में शिक्षा शास्त्र विषय वस्तु अर्थात एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए यह लेक्चर आपके लिए ही समर्पित है पूर्ण रूप से। ये इसमें हम जो है शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 2 का नाम है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। क्या नाम है भाई? शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। ओके, अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन। ओके, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन। मेजरमेंट माने होता है मापन और इवोल्यूशन माने क्या होता है भाई? मूल्यांकन। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इसका मतलब, और शैक्षिक माने होता है एजुकेशन, तो एजुकेशन में जो है मापन और मूल्यांकन के बारे में हमको समझना है। बड़े ही आसानी से हम पूरे के पूरे यहाँ पर जो आपके एग्जाम से पूछे वाले जो पूछे जाएंगे 2022 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर को बताने का प्रयास, और वो प्रश्न कौन कौन से हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा 2021 का मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उससे लगभग सभी के सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आए थे। हर यूनिवर्सिटी से, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप परेशान मत होइएगा। आपको यहाँ पर 10 जो है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न मैं दूंगा। 10 अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न इसमें रखे हैं हमने, और उसके बाद में आपके 5 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। सभी को बताने का प्रयास, आपको करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। सॉल्व्ड मॉडल पेपर एक प्रकार से कह सकते हैं 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा की जाएगी। चलिए देखते हैं भाई, देखेंगे यहाँ पर प्रश्न आपके समक्ष क्या है। प्रश्न है बीए तृतीय वर्ष, यहाँ पर देखेंगे शिक्षा शास्त्र पेपर 2 शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, बीए थर्ड ईयर एजुकेशन मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन, ये पेपर का नाम है। ठीक है, पेपर 2 मतलब पेपर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। पेपर 2 है ये। पेपर 1 का वीडियो जल्द ही आपको समक्ष मैं दे दूंगा आपके समक्ष। उसके बाद पेपर 3 में आपके जो है 2 खंड है, तो उनमें से जो भी आपका होगा तो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो मैं दोनों खंड के आपको दे दूंगा ताकि आप जो है दोनों तरीके से देख लें। जो भी आपका पेपर हो उसमें आप लोग देखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर जो प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के पूछे जाते हैं वो खंड आ में रहते हैं, जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। और खास करके बात यह है कि इसमें आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। ठीक, जो आपका पूर्णांक होता है, मैक्सिमम जो आपका नंबर होता है 100 नंबर का पेपर होता है, जिनमें से 2 नंबर जो है एक प्रश्न के इसको करने से मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 प्रश्न करेंगे तो 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, और 10-10 नंबर के आपके लघु उत्तरीय होते हैं। इस प्रकार से 50 नंबर 20 से मिल जाते हैं, और 30 नंबर अर्थात 2 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय करने होते हैं, 5 दिए होते हैं, तो 15-15 नंबर के एक प्रश्न होते हैं। तो आपके यहाँ 30 हो जाएंगे, 50 20 70 और 30 100 का इस प्रकार से आपका जो है अंक विभाजन हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं पहला टाइप का प्रश्न जो है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपसे कि बहुलांक को परिभाषित कीजिए। बहुल अंक क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता है आपके, बहुल प्लस अंक। बहुल अंक माने होता है कि जो अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति अर्थात सेंट्रल टेंडेंसी जो एक शब्द होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं, तो जब केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न माप विधियों में बहुलांक जो होता है, तीसरी विधि जो है होती है केंद्रीय प्रवृत्ति में, किसी भी आवृत्ति में बहुलांक जो होता है वह मान होता है जो उस वितरण में बार बार आए, अर्थात सबसे अधिक बार जो अंक आता है किसी भी श्रेणी में, किसी भी श्रृंखला में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुलांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, एक मैं आपको दे दूं, जैसे कि एक मैं अभी आपके समक्ष दे रहा हूं, एक मैं श्रेणी दे रहा हूं। जैसे कि मान लेते हैं आपसे पूछा जाए निम्न में से, निम्न संख्याओं में से बहुलांक जो है बताइए। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको 5 6 3 4 5 7 5 और 6। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछ ले कि दी गई श्रृंखला में बहुलांक कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो बहुलांक कौन है भैया? देखो यहाँ पर जो है 5 1 है, 2 है, 3 बार 5 आया है, जबकि 6 जो है ये 2 बार आया है, तो 6 दुइये बार आया है। जबकि 3 बार कौन आया भाई? 3 बार आया है आपका 5, तो 5 जो है अधिक बार आया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? 3 बार जो है 5 आया है, यानी अधिक बार 5 श्रेणी में 5 जो है संख्या कितनी है? 5 की संख्या कितनी है? 3 है। इसीलिए इस श्रेणी दी हुई श्रेणी का जो बहुलांक होगा कितना होगा? 3 होगा। ये तो सिंपली निकल आया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसमें कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। जो भी अब आपको श्रेणी दी जाएगी तो आप आसानी से निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे बिल्कुल। तो इसका क्या हो गया, बहुलांक कितना हो गया भाई, 3 हो गया। अर्थात जो भी श्रेणी में दिया गया बहुलांक 3 बोला हूँ, बहुलांक यहाँ का कितना होगा, 5 बहुलांक होगा। 3 बार आया इसीलिए बहुलांक क्या होगा, 5 ही होगा। जो संख्या यहाँ पर दी होती है, जो संख्या बार बार आती है वही जो होती है वो दी गई श्रेणी का बहुलांक कहलाती है। 5 देखिए 3 बार आया है तो ये क्या है, बहुलांक है। जरूरी नहीं कि 3 बार आए, 5 बार भी हो सकता है, 4 बार हो सकता है और संख्याएं एक बार दी जाए, बाकी जो है बहुलांक जो संख्या है वो 2 बार दी जाए तो 2 बार भी बहुलांक होता है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो क्लियर होगी बात, बहुलांक समझ में। एक व्यक्ति है, उनका नाम अगर आपको बताएं तो एक व्यक्ति है गिलफोर्ड, और गिलफोर्ड महोदय जो है बहुलांक की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, आप लिखेंगे चूंकि परिभाषा हमको यहाँ पर बतानी थी तो आप सीधे ऐसे लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में कि गिलफोर्ड के अनुसार परिभाषा लिखेंगे कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, क्या, किसी वितरण में या किसी श्रृंखला में, किसी पद्धति या फिर किसी जो है सीरीज में, हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं बताया है लेकिन वितरण कहने का मतलब ये है वही चीज़, ठीक। तो किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हो वही बहुलांक कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा गिलफोर्ड महोदय ने दी है। ओके, दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं कैनी और चीपिंग। कैनी और चीपिंग दो इन महोदय के अनुसार अगर देखेंगे, दोनों लोगों के अनुसार, तो इन्होंने परिभाषा क्या बताई, आप लिखेंगे कि किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो वो बहुलांक कहलाता है। बहुलांक को अंग्रेजी में आपको बता दूं, बहुलांक को मोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बहुलांक को अंग्रेजी में, मोड कहा जाता है। तो डेफिनेशंस ऑफ मोड आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता लेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कि मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है भाई, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्य का अंकन, मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यांकन होता है। जब हम किसी मूल्य का अंकन करते हैं, फिर किसी वस्तु के मूल्य को हम आंकते हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से, जब किसी वस्तु की क्वालिटी के हिसाब से हम उसके मूल्य का निर्धारण करते हैं कि इतने राज्य की मुद्रा के बराबर या इतने वस्तु के बराबर ये मुद्रा या फिर ये वस्तु है। जैसे कि मान लेते हैं 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर दूध है, ये उसका मापन हुआ। 1 लीटर दूध है, ये दूध का मापन हुआ, लेकिन 1 लीटर दूध 40 रुपये का है, ये उसका क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। अर्थात गाय का दूध होगा तो 30 रुपये मिल जाएगा, और भैंसी एक दूध होगा तो कितने मिल जाएगा भाई, भैंस का दूध होगा तो 40, 45, 50 भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि भैंस के दूध में क्वालिटी होती है, उसका दूध फैट में ज़्यादा होता है, मोटा होता है, तो इसीलिए उस दूध की कीमत ज़्यादा है, उसकी आंक ज़्यादा है। आंक माने होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निर्धारित होती है, उसकी क्वालिटी से निर्धारित होती है। तो वही दूध की क्वालिटी को ही मूल्यांकन कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की क्वालिटी, क्योंकि दूध की इतनी क्वालिटी है कि वो 40 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि पानी की क्वालिटी उतनी नहीं, 20 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये चीज़ है। ओके, तो मूल्यांकन क्या होता है, आपसे पूछे मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। जनरली बात अगर आपसे इस एग्जाम से दे दे मूल्यांकन लिखा हुआ, तो मूल्यांकन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, आप बताएं। एक आध विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं बता दीजिए और आप अर्थ बता सकते हैं। तो मूल्यांकन या फिर इवैल्यूएशन जिसको आप कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन को अर्थ को समझाते हुए एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर वांट और एक व्यक्ति हैं ब्राउन। तो प्रोफेसर वांट और ब्राउन महोदय ने लिखा है कि मूल्यांकन जो होता है, क्या कहा उन्होंने, प्रोफेसर वांट और ब्राउन महोदय ने, कि मूल्यांकन जो होता है किसी वस्तु के लिए, क्या, किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है, यह मापन का समानार्थी नहीं होता है। कि मापन और मूल्यांकन समानार्थी शब्द नहीं है, लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो मापन पर ही निर्भर करता है। जैसे आप चीनी की क्वालिटी तो ठीक ठाक है, लेकिन चीनी 1 लीटर ही 40 में बिकेगी, ये चीज़ है। क्योंकि मूल्यांकन आप किसी मापन के स्तर पर ही करते हैं। क्योंकि 1 लीटर दूध का आप दाम निकालेंगे, 1 किलो चीनी का दाम आप निकालेंगे, या इसी प्रकार से जो है आप अलग अलग चीज़ों का मापन करेंगे। मापन करने के पश्चात उसकी क्वालिटी, उतने माप की कितनी क्वालिटी है और उस माप की क्या कीमत है, तो वो कीमत जो निर्धारित की जाती है उसी की ओर संकेत करता है मूल्यांकन। ये बात किसने बताई, ये बात बताई प्रोफेसर वांट और ब्राउन ने। क्या इनसे पहले इन दोनों ने ही बताया था तो क्या लोग नहीं जानते थे मूल्यांकन के बारे में? सब जानते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बड़े पद पर थे और इन्होंने अपने हिसाब से जो है थ्योरी वगैरह दी, पुस्तक लिख दी, उसमें जो है जिक्र कर दिया इन सभी बातों का। तो इनका नाम आज फेमस है।
का मापन और मूल्यांकन कोई नहीं जानता। दैनिक क्रिया की चीज़ है तो हमारे पूर्वज लोग बहुत पहले से दूध दूध नापते आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ जानते थे। लेकिन अब इसको जो है, अब इनको भाई लोग बड़े बड़े लोग, अगर कोई व्यक्ति बड़ा कोई व्यक्ति हो, कोई बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति है, अगर वो छोटी सी भी बात कहता है तो वो एक प्रकार से दर्शन बन जाता है। अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई भी बात कहता है, तुच्छ बात भी कह देता है, तो वो एक उनका दर्शन बन जाता है, विचार बन जाते हैं। लेकिन जब कोई छोटा व्यक्ति होता है, कितनी अच्छी ज्ञान की बात अगर क्यों ना कर दे, लेकिन वो दर्शन नहीं बनता, वो विचार नहीं बनता। वो तो कहेंगे कि अरे वैसे निकल गया होगा मुँह से, ऐसा है वैसा है, कहीं पर जो है निशाना लग गया होगा ऐसे, ठीक, बस यही सब। तो ये चीज़ होती। तो मूल्यांकन समझ में आ गई बातें, मूल्यांकन समझ में आ गई। मूल्यांकन इस प्रकार के उत्तर में मापन से आगे जाता है कि क्या प्राप्त मात्रा वांछनीय है, जो प्राप्त मात्रा होती है क्या वांछनीय है। मूल्यांकन इस उत्तर में मापन से आगे जाता है, क्योंकि मापन जो होता है वो क्वालिटी निर्धारित करता है, मूल्यांकन जो होता है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जबकि जो मूल्यांकन किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर, और जो मापन होता है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ओके, मात्रा कितनी है ये मापन बताएगा, और जो है उसकी एक प्रकार से क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उस गुणवत्ता को कौन बताता है, उस गुणवत्ता उसकी जितने हिसाब से होगी उसी हिसाब से उसका मूल्य होगा। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। मूल्यांकन की परिभाषा अगर एक विद्वानों के अनुसार और आपको बताना चाहें तो मूल्यांकन की परिभाषा को देते हुए रेमर्स एवं गेज महोदय लिखते हैं कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। बस ये रेमर्स और गेज की परिभाषा है। जबकि एक व्यक्ति हैं टारगेर्सन और एडम्स, इन दोनों व्यक्तियों की मिलीजुली परिभाषा है, और कहते हैं दोनों व्यक्ति कि मूल्यांकन का अर्थ है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य होता है शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना ही शैक्षिक मूल्यांकन कहलाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे एक व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, साझा परिभाषा है क्विलेन महोदय और हन्ना की। क्विलेन और हन्ना कहते हैं कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। ये बात क्विलेन और हन्ना महोदय ने बताई। जबकि ये और विद्वान के अनुसार परिभाषा अगर लिखना चाहें आप, अगर दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न पूछ ले, लघु उत्तरीय का प्रश्न पूछ लेता मूल्यांकन से आपका क्या तात्पर्य है, मूल्यांकन का परिभाषा दीजिए, तो आप आसानी से दीर्घ उत्तरीय में मतलब लघु उत्तरीय का प्रश्न भी इतने शब्दों में जितना हमने बताया आप लिख सकते थे बड़े आसानी से। प्रोफेसर डांडेकर कहते हैं कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। ये शैक्षिक उद्देश्य के बारे में मतलब शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में बताया कि शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। किसने बताया? प्रोफेसर डांडेकर महोदय ने बताया। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपका सह संबंध क्या होता है। सह संबंध के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, तो व्हाट डू मीन बाई सह संबंध, सह संबंध होता क्या है। आइए समझते हैं भाई सह संबंध क्या होता है। कोऑपरेशन जिसको कहते हैं, मतलब कि को रिलेशन जिसको आप कह सकते हैं, वही होता है सह संबंध। तो दो चल राशियों का पारस्परिक संबंध ही क्या कहलाता है, सह संबंध कहलाता है। दो चल राशि मतलब कि जो कि सजीव हों, चल रही हों, वो चीज़ें। चल माने होता है साथ साथ की जो है चल अचल, दो चीज़ें होती हैं। अचल माने जो नहीं चल रही, मतलब कि कहने का मतलब है जो निर्जीव हैं, ठीक। चल अचल संपत्ति कहते नहीं है, तो चल संपत्ति ऐसे कि जो एक प्रकार से चलन में हो, या फिर अचल संपत्ति जो एक प्रकार से जो है अस्थिर हो, ये चीज़ें मतलब कि स्थिर हो, और चलन माने जो चल रही हो अर्थात स्थिर ना हो, ठीक। तो दो चल राशियों का पारस्परिक संबंध सह संबंध कहलाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि कोई भी दो गुण कितनी मात्रा में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यही उसकी मतलब कि को संबंध कहलाता है, को रिलेशन कहलाता है, सह संबंध कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जो है जितना कि समाज शास्त्र जो होता है, मतलब कि शिक्षा शास्त्र होता है, जितना मनोविज्ञान पर निर्भर है उतना ही मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र पर निर्भर है। ये बात जो एक प्रकार से दोनों का विषय का एक प्रकार से क्या है, सह संबंध है। आगे एक व्यक्ति हैं लेथराप।
लेथराप महोदय शिक्षा शास्त्री हैं और ये कहते हैं सहसंबंध की परिभाषा को देते हुए कि दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर सहसंबंध जो होता है वो संकेत करता है। क्या कहा कि दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर जो है सहसंबंध संकेत करता है, इंगित करता है, इंडिकेट करता है किसकी ओर? दो चल राशियों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, किसी दो वस्तुओं के बीच में अगर संबंध पाया जा रहा है जो कि सजीव वस्तुएं हैं उनके बीच में अगर संबंध पाया जा रहा है, निर्जीव भी हैं तो भी वह सहसंबंध कहलाता है, लेकिन शैक्षिक सहसंबंध नहीं कहलाएगा, वो दूसरा सहसंबंध होगा। लेकिन जो है शिक्षा में बात की जाए तो दो चीज़ों के बीच में संबंध, दो चल राशियों के बीच में। आगे एक व्यक्ति हैं गिलफोर्ड महोदय ने क्या परिभाषा दी सहसंबंध की? गिलफोर्ड महोदय ने कहा कि सहसंबंध गुणांक वह संख्या होती है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक का परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित कर सकता है। मान लेते हैं जैसे कि गन्ने के रेट में अगर बढ़ोतरी होती तो चीनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, या फिर एक प्रकार से एक चीज़ करने से दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो। मान लेते हैं कि आप किसी जो है गांव में आप जा करके किसी से झगड़ा करो, अब उससे प्रभावित हो आपके घर माता पिता दोनों लोगों के, तो ये क्या होगा? सहसंबंध होगा। ये एक प्रकार से सहसंबंध मान सकते हैं आप। गैरेट महोदय कहते हैं सहसंबंध की परिभाषा को देते हुए कि दो या अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध हम कह सकते हैं। और भी अगर विद्वानों के अनुसार परिभाषा बताएं तो एक ब्लूमर और जो है लिंडक्विस्ट महोदय हैं, इन दोनों ने परिभाषा दी संयुक्त रूप से। कहा कि जब व्यक्ति जो होते हैं या कोई वस्तुएं, जब व्यक्ति या वस्तुएं औसत से अधिक या फिर औसत से कम एक दिशा में हों और साथ ही साथ यह इसी दिशा में भी औसत से अधिक या औसत से कम हो तो यह प्रवृत्ति सहसंबंध कहलाती है। ये थोड़ी जटिल परिभाषा है, बाकी सरल परिभाषा थी, तो जो आपको अच्छी लगी वो परिभाषा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और लेक्चर जब आपका जो है समाप्त हो जाए, वीडियो आपकी लाइव समाप्त हो जाए, उसके बाद में वीडियो शुक्ला डिपार्ट चैनल अर्थात इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। आप लोग इसके बाद में भी देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो आप लोग जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनको आप लोग प्रश्न लिखें, उसके बाद में अपने हिसाब से उत्तर लिखने का प्रयास, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिखने का प्रयास करें। और जब आप लिखोगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, तभी क्या होगा? जब आप लिखोगे अच्छे तरीके से तभी जो है आपको सारी चीज़ें याद होंगी। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष, माध्यिका की परिभाषा दीजिए। माध्यिका क्या होती भाई? तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बहुलक बताया। हमने आपको क्या बताया भाई? बहुलक बताया था। और जो है माध्यिका नहीं बताया था, मध्यमान आपको नहीं बताया। सबसे पहले आप मध्यमान समझो, उसके बाद में माध्यिका हम बता देंगे। ओके, अगर आपसे पूछ लिया था कि मध्यमान क्या होता है तो आप क्या बताती है? मध्यमान क्या होता है? मध्यमान तो किसी भी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से जब हम भाग देते हैं तो जो हमको भजनफल प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है? मध्यमान होता है। इसे अंकगणित में बात की जाए तो इसे औसत के नाम से जाना था, एवरेज। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मध्यमान अगर आपसे पूछा जाए, मध्यमान माने होता है आपका क्या? जो है जिसको यम से इंडिकेट करते हैं, तो मध्यमान जो होता है आपका वो बड़ा ही फेमस होता है। और मध्यमान निकालने की विधि आपको बता दें कि मध्यमान कैसे निकलता है। मान लेते एक श्रेणी आपको दी जाए और पूछा जाए इसका मध्यमान क्या होगा? मध्यमान माने होता है बीच का मान। तो कैसे निकालेंगे भाई मध्यमान? ठीक है, मध्यमान हो या फिर आपका जो है मध्यमान ही बोल सकते हैं उसको। और भी एक शब्द था, मुझे याद नहीं आ रहा है शायद उसका जो है वो मान, मध्यमान और एक जो है माध्य वो नाम है आपका, माध्य। ओके, तो समझिए पहले, जैसे श्रेणी आपको दी गई, क्या दी गई श्रेणी? मान लेते मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, मैंने आपको दे दिया जो है कि ये जो है बताएं कि इसका माध्य क्या होगा, दी गई श्रेणी का माध्य क्या होगा। सिंपल सी परिभाषा है, बड़ी सरल जो है उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सरल परिभाषा मतलब कि सरल उदाहरण दे रहे हैं आपको, बाकी कठिन उदाहरण भी आएगा। ऐसे तो इसमें दिख रहा है कि हाँ 4 इसका मध्यमान होगा, क्योंकि 3 संख्या इसके इधर है, 3 संख्या इसकी इधर है, तो इसका मध्यमान 4 ही होगा। कैसे 4 होगा? सबसे पहले मध्यमान का सूत्र होता है माध्य बराबर क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है अंकों का योग, जितनी भी अंक आपके दिए गए, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये आप पूरा का पूरा जोड़ लीजिए। ओके, जोड़ने के बाद में जो है ऐसे कि मान लेते 2 और 1 कितना हो गया? 3,
और जो है 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28 होता है। तो पूरा का पूरा जोड़ कितना होगा 28। तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या अर्थात कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो जब हम माध्य निकालना हो आपको तो जितनी श्रेणी में संख्या दी है उनको आप लोग जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद में जो ऊपर आता है उसको ऊपर लिखेंगे और कितनी संख्याओं को आपने जोड़ा अर्थात कितनी संख्याएं श्रेणी में दी गई हैं उन संख्याओं को आप नीचे लिख दीजिएगा 7। तो हमेशा सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ओके, तो कुल संख्या कितनी थी 7 थी, हमने लिख लिया। सातों संख्याओं को जोड़ा कितना है 28 आया। 7 एकम 7 7 त्रिक मतलब 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया ना, 7 एकम 7 7 चौको 28। तो 4 यहाँ पर आ गया तो माध्य लिखेंगे आते हैं माध्य बराबर 4। 4 निकल गया ना, ये देखिए 4 आ गया तो यही आपका क्या हो गया भागफल हो गया 4। तो यही होता है। तो 4 आपका क्या निकला भाई मध्यमान। हमने पहले बताया था 4 इसका मध्यमान है। क्यों मध्यमान इसका 4 है, मतलब माध्य 4 है। कैसे 4 दिखाई पड़ रहा है, चूंकि 3 संख्या इसके इधर है और 3 संख्या इसके इधर है तो वैसे दिखाई पड़ रहा है औसत इसका। ठीक, औसत का ही फार्मूला होता है, औसत का भी फार्मूला होता है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ओके, तो यहाँ पर और भी जैसे जटिल कोई प्रश्न मान लेते दूसरा एक मैं उदाहरण दे दूँ आपको। ऐसे यहाँ पर दिया गया 6, यहाँ पर दे दिया गया आपको 9, यहाँ पर दे दिया गया आपको जो है 11 और यहाँ पर दे दिया जाए मान लेते हैं कि 3 दे दिया गया और यहाँ पर 4 दे दिया गया। ओके, अब इससे इसकी आपको पूछ लिया माध्य क्या होता है तो इसको आप देखेंगे 9 6 15 हो गया, 15 और जो है आपका 11 कितना होगा 15 1 16, 16 जो है और 10 कितना होगा 16 10 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा भाई 26 और 4 आपका कितना हो जाएगा 26 4 30। ठीक है, 26 4 30 और 3 33। तो 33 यार वो थोड़ा गड़बड़ हो, एक और कर दीजिए, 2 संख्याएं और कर दीजिए। मान लेते हैं मैं एक 3 कर दे रहा हूँ, 33 और 3 36 और एक और कर दो। ठीक है 2, मान लेते 2 हमने कर दिया, 36 2 38 हमने कर दिया। या फिर 4 एक और कर लो, मान लेते हैं 4 कर लो। ठीक, ये थोड़ा सा मतलब कि वो बनाना पड़ता है ना, जो प्रश्न होता है उसको बनाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर बन नहीं रहा है श्रेणी में। तो ये मतलब पूरी संख्याओं को आप जोड़ लीजिएगा, जब भी कोई संख्या होगी पूरा का पूरा संख्या जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद में जितना आएगा, जितना भी आएगा जोड़ने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में जो जोड़े नहीं पाएगा उसको लिखेंगे। उसके बाद में जितनी संख्या होंगी उससे भाग दे दीजिएगा, मतलब जितनी भी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे और जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर होगी आपकी। तो यही होता है आपका मध्यमान या फिर माध्य। ओके, बहुलक हमने आपको बता ही दिया। तो बहुलक तीसरा होता है, माध्य पहला आपका होगा, माध्यिका आपकी दूसरी। तो माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें मुख्य रूप से होती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ओके, अब जो है माध्यिका को समझ लेते हैं। प्रश्न क्या है, माध्यिका की परिभाषा दीजिए। माध्यिका क्या होती है आपको बता दे भाई। माध्यिका जो होती है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की एक प्रमुख माप होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। माध्यिका को गैरट महोदय परिभाषित करते हुए कहते हैं, एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद में मैं भी माध्यिका को सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो गैरट महोदय जो है कहते हैं माध्यिका की परिभाषा को देते हुए कि जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रमिक, क्या क्रमिक, ये बात ध्यान रखेंगे, जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रमिक दशा में हो तो मध्य का अंक माध्यिका या माध्यांक कहलाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जब एक निश्चित श्रेणी में दी होगी, जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसे, या फिर लिखा है 2 4 6 8 और उसके बाद में जो है 8 के बाद में कितना हो जाएगा आपका 10, इस प्रकार से दिया है। अर्थात श्रेणी में दिया है एक, और जो है चाहे वो घटते श्रेणी से बढ़ते श्रेणी की तरफ हो या बढ़ते से घटते की तरफ हो, मतलब आपका अवरोही हो चाहे आरोही हो, दोनों तरीके से आपको पहले संख्या दी होगी, संख्या को आपको जो है घटते से बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा, उसके बाद में निकालेंगे। ठीक है, अभी निकाल के हम आपको दिखाते हैं कैसे निकलता है। ओके, जबकि जेपी गिलफोर्ड महोदय कहते हैं माध्यिका की परिभाषा को देते हुए कि किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% केसेज रहते हैं तथा इतने ही केसेज नीचे रहते हैं। तो जितने ऊपर केसेस हैं जितने नीचे केसेस हैं, अर्थात बीच का जो अंक होगा वही क्या होता है, वही मध्यांक होता है आपका। मध्यांक या जो है मध्यांक जो बिंदु होता है, मध्यमान और माध्य ये एक चीज़ है, मध्यांक और जो है आपका माध्यिका ये एक चीज़ है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, संक्षेप में बात की जाए तो माध्यांक जो होता है वह अंक होता है, माध्यिका वह अंक होती है जिसके ऊपर कोटिबद्ध वितरण के आधे प्राप्तांक तथा नीचे आधे प्राप्तांक स्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये एकदम बीच का होता है।
4 ऊपर हैं तो 4 नीचे होंगे, ठीक है, ये बीच वाला होगा। अब देखते हैं एक श्रेणी के माध्यम से, जैसे हम एक श्रेणी ले लेते हैं कि 2 4 6 8, एक बार फिर से ले लिया, हमने ले लिया 2 और उसके बाद में ले लिया आपका 12, फिर यहाँ पर ले लिया हमने 8 4 और 6, फिर हमने ले लिया 10। ओके, अब आपसे पूछेगा दी गई श्रेणी का मध्यांक निकालिए। तो मध्यांक माध्यिका को ही कहते हैं, ठीक। और मध्यमान और माध्य एक ही बात है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, बहुलक और मोड एक बात है, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे, तो इसका माध्यिका पूछा जा रहा है, तो बहुलक निकालना आप जान गए और मध्यमान निकालना जान गए। बहुत बड़ी चीज़ हमने आपको बता दी है, एग्जाम्स में आप आसानी से अंक प्राप्त कर लेंगे। और विश्वास मान के चलिए कि 15 नंबर आपको दिलाएगा ये 3 प्रश्न, ये 3 प्रश्न आपको 15 नंबर दिलवा के मानेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और एग्जाम्स में लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सब ठीक देखेंगे। 2 है आपका, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए कि ऊबड़ खाबड़ श्रेणी, 2 दिया, फिर 12 दिया, फिर 8 दिया, फिर 4 दिया, फिर 6 10, ये मतलब कि घटते से बढ़ती श्रेणी में है। और ना ही जो है ये, और यहाँ पर मैं एक और शब्द ले लेता हूँ, एक और मैं कर दूँ, क्या कर लूँ, जैसे कि हमने कर लिया, क्या कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों, एक अंक और ले लीजिएगा, यहाँ पर ले लीजिए 14 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ले लिया पूरा का पूरा। अब इसको हम एक श्रेणी में सजाते हैं, घटते से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। पहले देखिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, ठीक, ये एक श्रेणी हुई। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे ज्ञात करना है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है भाई, माध्यिका का सूत्र आपका होता है कि n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। कहने का मतलब ये जितनी संख्याएं दी गई हैं n वही हैं। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी, ये 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, 7 + 1/2, तो 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। 8/2 बराबर कितना हो गया, 4 आपका आ गया। तो चौथा, तो पहला अंक ये है 1 2 3 4, ये चौथा जो अंक 8 आपका आएगा, यही 8 क्या है भाई, यही आपका मध्यांक है, ठीक। मध्यांक कितना हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक। तो 8 से 3 तरफ संख्या ये है, 3 संख्या इधर है और 8 से 3 संख्या इधर है। तो जब आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लें, घटते से बढ़ते में लिख लें, चाहे बढ़ते से घटते में लिख लें, दोनों बात, अगर 14 से लिखते 12 10 तब भी 8 आता, और चाहे 2 से 4 से ये लिख ले तब भी, इसमें आपको जोड़ना नहीं पड़ता। इसमें आपका सूत्र क्या है, सूत्र यही है कि n+1/2वां पद, 2वां पद को ही मध्यमांक मतलब कि मध्यांक कहा जाता है, ठीक। कोई भी श्रेणी दी है उसमें जितने अंक इधर होंगे उतने अंक उधर होंगे, लेकिन बशर्ते आपको करना क्या है, सबसे पहले जो संख्या दी गई छितिर बितिर आपको संख्या दी जाएगी। छितिर बितिर कहने का मतलब ये है कि उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ कहने का मतलब है कि कहीं पर आपको 2 दे दिया तो यहीं पर आपको जो है 18 दे देगा, और बाद में जो है 3 दे देगा, फिर 19 दे देगा, इस प्रकार से देगा आपको। तो ये चीज़ें होती, ठीक है। तो आपको मध्य मतलब कि मध्यमान या फिर जो है माध्य जिसको कहते हैं वो समझ में आ गया, बहुलक आपको समझ में आ गया, और आपके समक्ष में मध्यिका अर्थात मध्यांक आ गया। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई, तो अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है बताइए। तो मापन और मूल्यांकन में अंतर सुनिएगा। पहला अंतर ये है मेरे प्यारे दोस्त कि मापन का अर्थ है यथार्थ परिमाणात्मक मूल्य। परिमाणात्मक मतलब होता है कि मापन जो होता है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, परिमाणात्मक मूल्य होता है परिणाम के हिसाब से, मतलब कि जो उसका मात्रा होती है उसके हिसाब से उसका एक प्रकार से मूल्य होता है। तो मापन एक प्रकार से ऐसा मूल्य होता है जो कि उसके परिमाण के हिसाब से, कि वो चीनी जैसे 10 रुपये किलो है, सॉरी चीनी 40 रुपये किलो है, तो 40 रुपये की 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी 40 की है, और 2 किलो लगी तो ऐसे 80 हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या है, ये मापन है। लेकिन जैसे कि मान लेते उदाहरण में समझिए, मापन इंचों में किसी चीज़ की लंबाई नापना, ये क्या है, ये मापन है। जबकि मूल्यांकन जो होता है उसका अर्थ अधिक व्यापक होता है। मूल्यांकन में किसी घटना का मूल्य ज्ञात किया जाता है कि हाँ ये घटना या फिर ये वस्तु कितने मूल्य की है, या फिर इसका मूल्य कितना है, ओके, उसका अंकन किया जाता है। तो ये पहला अंतर। दूसरा अंतर आप लिखिएगा कि मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। क्या, मापन संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है किसी वस्तु का, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। ओके, तीसरा अंतर लिखेंगे क्या,
मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, जबकि मापन में क्या होता है, मापन में किसी एक गुण की परीक्षा की जाती है, जबकि मूल्यांकन में सर्वांगीण अध्ययन होता है। ओके, चौथा अंतर आप लिखेंगे कि मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा कम समय लगता है। तो मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा कम समय लगता है। अब जो है मापन करने में कम समय लगे, 2 लीटर दूध आपको मापना है तो बहुत जल्दी माप देंगे, लेकिन अब उसका फैट निकालना हो, फैट निकालने के बाद में उसका मूल्य का निर्धारण करना होगा, हाँ कितने रुपए का दूध है ये, तो उसको टाइम लगेगा मूल्य निर्धारण करने में। तो ये चीज़ समझिए। चौथा पांचवा अंतर आप लिखिएगा कि मापन जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है वो आत्मनिष्ठ होता है। मापन एक प्रकार से आप आत्मनिष्ठ नहीं कर सकते कि हाँ आप सोचे ये हो जाए, तो लेकिन मूल्यांकन जो होता है आत्मनिष्ठ होता है। ये एक प्रकार से आपको अनुभव के हिसाब से या फिर जो आप सोच रहे हैं या फिर आत्मनिष्ठ होता है ये, ठीक है। छठवीं बात क्या है भाई, मापन की अपेक्षा मूल्यांकन में अधिक धन व्यय होता है। मूल्यांकन में ज़्यादा धन खर्च होता है, जबकि मापन में कम खर्च होता है। सातवां आप लिख सकते हैं अंतर कि मापन का संबंध किसी वस्तु के मात्रात्मक मूल्य से होता है, जबकि मूल्यांकन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये थे मापन और मूल्यांकन में कुछ खास अंतर जो कि हमने आपको बता दिए। आपसे कभी कभी पूछता है कि मूल्यांकन के कार्य बताइए, तो मूल्यांकन के कार्य आप कैसे बताएंगे, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना मूल्यांकन का कार्य है, पाठ्यक्रम में सुधार करना भी मूल्यांकन का कार्य है, शिक्षण प्रक्रिया के समस्त स्तरों की जांच करना हुआ तो मूल्यांकन ही करेगा, मूल्यांकन के तहत करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार निर्देशन देना तो भी मूल्यांकन के हिसाब से, शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना ये भी मूल्यांकन का ही कार्य होता है। तो ये सारे कई कार्य होते हैं जो कि हमने आपको बताए। उपचारात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन देना हो तो मूल्यांकन का ही कार्य होता है वो, और मूल्यांकन का कार्य होता है शिक्षा से संबंधित अधिकारियों की सहायता करना, ये भी कार्य होता है मूल्यांकन का। बालक को सीखने में प्रेरणा देना ये भी मूल्यांकन का ही कार्य है, ठीक। तो ये चीजें आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परीक्षण से आप क्या तात्पर्य है। परीक्षण क्या होता है भाई, परीक्षण से क्या तात्पर्य है, परीक्षण क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो मानव व्यवहार का मापन परीक्षणों के द्वारा किया जाता है, लिखेंगे आप। उसके बाद में लिखेंगे कि परीक्षण वह यंत्र या तराजू होता है, परीक्षण वह यंत्र या तराजू होता है जिसके माध्यम से मानव व्यवहार की भिन्नताओं का सही मापन किया जा सकता है। क्या सही मापन किया जा सकता है, वही क्या होता है, वही मेरे प्यारे दोस्तों परीक्षण होता है। ये बात जो है इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं। एक व्यक्ति हैं एल ई टायलर महोदय कहते हैं परीक्षण की परिभाषा को देते हुए कि परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति होती है जिससे व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श निर्धारित होता है। क्या, व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श यानी नमूना निर्धारित होता है परीक्षण से, ठीक है। दूसरे व्यक्ति एक हैं प्रोफेसर F.S. फ्रीमैन। तो S.F. फ्रीमैन महोदय कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानवीकृत यंत्र होता है जो समस्त व्यक्तित्व के एक या अधिक पहलुओं का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक क्रियाओं या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से करता है, ठीक। ये बात हो गई मापन के जो है परीक्षण के बारे में। संक्षेप में परीक्षण वह माध्यम होता है मेरे प्यारे दोस्त जिसमें जो होता है मानव व्यवहार के विभिन्न पहलू जो होते हैं उन सभी का अध्ययन, व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो चाहे तुलनात्मक हो, उन सभी रूप में शुद्धता एवं वस्तुनिष्ठता के साथ किया जाता है। वही आपका क्या होता है, वही परीक्षण होता है। तो ये बात हमने परीक्षण के संदर्भ में आपको बता दी। तो अगर आपसे पूछे परीक्षण क्या है तो आप बता देंगे अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा दी। सांख्यिकी क्या है भाई, आपसे पूछा गया सांख्यिकी की परिभाषा दी। सांख्यिकी क्या होती है, तो एक शिक्षा शास्त्री सांख्यिकी को शैक्षिक आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में एकत्रित करने की विधि मानते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जो प्रदत्तों की निष्कर्षात्मक व्याख्या करती है। जो चीज़ें हमको दी गई डाटा हमको प्राप्त हैं उसका निष्कर्ष निकालना हो तो सांख्यिकी का प्रयोग करके हम निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सांख्यिकी का अर्थ जो है प्राचीन काल के अर्थ से भिन्न है। जैसे कि आज की बात की जाए तो आज भी आंकड़ों को एकत्र करने के अर्थ में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी की कुछ परिभाषाएं विद्वानों ने दी है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति है लेविट महोदय ने कहा सांख्यिकी की परिभाषा को देते हुए क्या कहा कि सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी वह विज्ञान होता है जो घटनाओं की व्याख्या करता है, उनका वर्णन भी करता है घटनाओं का, और घटनाओं की तुलना के लिए
आंकिक तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण एवं सारणीयन से संबंध रखता है कि आखिरकार कोई घटना हुई है तो उस घटना का वर्णन कैसे किया जाए और उसकी तुलना अगर किसी से करनी हो तो कैसे करेंगे। आंकिक तरीके से उसको, उस तथ्य जितने होते हैं सीरियल से उसको, उसका संग्रह इकट्ठा करना, उसका वर्गीकरण कैटेगराइजेशन करना और सारणीबद्ध करना, किसी भी घटना को अच्छे तरीके से जो है प्रस्तुत करना और मतलब एक प्रकार से उसको एक सीरियल से, तो ये क्या होता है, यही होती सांख्यिकी। दूसरे व्यक्ति हैं एक, उनका नाम है जो है सेलिंगमैन। क्या नाम है? सेलिंगमैन। सेलिंगमैन कहते हैं कि सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना व व्याख्या करने की विधियों से संबंधित होता है। वही क्या होती है? आपकी सांख्यिकी होती है। तो सांख्यिकी की परिभाषा इस प्रकार से विद्वानों ने दी है। सांख्यिकी माने होता है जैसे कि कोनो घटना है तो उस घटना को कोई जो है शिक्षा शास्त्री गया और वहाँ पर उस घटना को देखा, उसको एक स्टेप बाय स्टेप उसने क्या किया, 1 फिर 2 फिर 3 सारणी के बद्ध कर लिया। हाँ, क्रम संख्या डाल दी यहाँ पर और मान लेते हैं ये व्यक्ति है, फिर दूसरा व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई कार्य किया गया, फिर तीसरा व्यक्ति उसके द्वारा कोई कार्य किया गया, उसको सारणी मतलब सारणीबद्ध कर दिया और सांख्यिकीय विधि से उसको एक प्रकार से डाटा निकाल लिया। हाँ, कितने किसने, जैसे एक मैच होता है तो मैच में कितना रन किसने मारा, कितनी गेंद पर मारा, आपको जो लिखा दिखाई पड़ता है वो सारणीबद्ध होता है। तो वही आपका क्या होता है, वही सांख्यिकी विधि होती है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। आपसे पूछे कि केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताएंगे आप। आपसे पूछे कि केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताएंगे भाई। तो केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है उस माप से, अभिप्राय उस माप से होता है जो प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो उसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि औसत वह अंक होता है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक होता है, जबकि वर्मा एवं श्रीवास्तव कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस माप से होता है जो कि प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। चल राशियों की इस प्रतिनिधित्वकारी माप, मूल्य या फिर मात्रा को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाएगा। जिन सांख्यिकी विधियों के द्वारा इन केंद्रीय मूल्य की गणना की जाए उसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में मुख्य रूप से 3 चीज़ें, एक मापन, एक वो होता है आपका बहुलक, एक आपका होता है जो है आप क्या बोले थे हमने, मध्यमान, एक होता है मध्यमान, एक होता है मध्यांक, एक माध्य, मतलब कि एक बहुलक, एक माध्य और एक माध्यिका। ठीक, क्लियर हो गई बातें। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आपसे पूछे विचलनशीलता क्या होती है भाई, विचलनशीलता क्या होती है। ठीक है, विचलनशीलता आपसे पूछे तो क्या बताएंगे। विचलनशीलता, तो विचलनशीलता किसी भी अंक वितरण में विभिन्न अंकों की अपने मध्यमान से निकटता अथवा दूरी को अभिव्यक्त करती है। जब एक अंक वितरण में विभिन्न अंक अपने मध्यमान से अपेक्षाकृत निकट रहते हैं तथा अंकों की विचलनशीलता कम होती है जब विभिन्न अंक अपने मध्यमान से दूर दूर तक फैले होते हैं तो वितरण में विचलनशीलता अधिक होती है। एक व्यक्ति है लिंडक्विस्ट, और लिंडक्विस्ट कहते हैं विचलनशीलता की परिभाषा को देते हुए कि विचलनशीलता वह अभिसीमा होती है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे और ऊपर की ओर वितरित या फिर विचलित होते रहते हैं। जबकि गैरट महोदय कहते हैं कि विचलनशीलता का अर्थ प्राप्त अंकों के वितरण या फैलाव से होता है। जो प्राप्त अंक है उसका फैलाव कितना, उसका वितरण कितना है, इससे विचलनशीलता का तात्पर्य होता है। और यही फैलाव जो होता है वो प्राप्त अंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर यही फैलाव होता है, उसी फैलाव को हम विचलनशीलता कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विचलनशीलता किसी भी वितरण मान के मध्यमान के दोनों ओर उसके विभिन्न अंकों के विचलन या फैलाव को प्रदर्शित करता है। मान लेते हैं यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 1 2 3 दिया है और यहाँ पर जो है 5 6 7 दिया है। ये इसका क्या हो गया भाई, मध्यमान हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसका इधर 3 फैला, इधर ये जो है 3 फैला, 3 अंक इधर 3 अंक इधर है। और ये फैलाव ही जो दोनों तरफ का, मध्यमान के दोनों तरफ का जो फैलाव होता है ये उसकी विचलनशीलता कहलाती है, विचलन कहलाता है। तो इतनी क्लियर हो गई बातें। तो इतनी बात क्लियर होगी, यही होता है आपका मानक विचलन वगैरह जो होता है। ठीक, प्रश्न क्या पूछा गया, मानक विचलन का उपयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है मानक विचलन का उपयोग। ओके, मानक विचलन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो भाई पहला उपयोग लिख लीजिए मानक विचलन का,
विचलनशीलता के सर्वाधिक विश्वसनीय मान प्राप्त करने के लिए मानक विचलन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात यह है कि मध्यमान की विश्वसनीयता देखने के लिए भी मानक विचलन का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका ये है कि आवृत्ति विवरणों की तुलना करने के लिए मानक विचलन का भी प्रयोग किया जाता है। चौथी इसका उपयोग ये है कि सहसंबंध गुणांक तथा मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। पांचवा उपयोग इसका ये है कि मूल प्राप्तांकों को प्रामाणिक प्राप्तांकों में बदलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। छठवां इसका ये जो है उपयोग ये है कि सामान्य जो संभाव्यता वक्र होता है उसके अध्ययन में भी मानक विचलन का भी उपयोग होता है। और सातवां आप बता सकते हैं कि विचलन गुणांक तथा प्रमाणिक त्रुटि के अध्यापन हेतु भी मानक विचलन का उपयोग किया जाता है। और आठवां लिखेंगे और लास्ट कि उस समय मानक विचलन का उपयोग किया जाता है जब छोर वाले अंकों को अधिक महत्व प्रदान करना होता है, तब मानक विचलन का प्रयोग किया जाता है। तो ये मानक विचलन के बारे में हमने आपको बता दिया। ओके, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई? अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण क्या होती है? उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण क्या होती है? तो उपलब्धि परीक्षण से विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का अवलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे शब्दों में बताई जाए तो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से प्रायः शैक्षिक उद्देश्यों का मापन किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य क्या है उसका मापन करना हुआ तो वही आपका होता है उपलब्धि परीक्षण। फ्रीमैन महोदय कहते हैं उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा को देते हुए, क्या कहते हैं लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प होता है जो एक विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। परीक्षण एक विषय है जैसे कि अंकगणित, प्रत्येक विषय का अलग अलग अंक तथा बहुत से विषयों के मिश्रित संपूर्ण अंक से प्रतिबंधित होना चाहिए। ये बात फ्रीमैन और रैक महोदय ने फ्रीमैन महोदय ने उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा को देते हुए कहा। जबकि सुपर महोदय कहते हैं, सुपर महोदय ने बड़ी सुपर परिभाषा दी और कहा कि एक उपलब्धि परीक्षण या क्षमता परीक्षण, तो क्षमता परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण एक ही बात है। तो एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है, वही उपलब्धि परीक्षण होता है। जैसे कि कौन व्यक्ति है, आपने जैसे कि जो है आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं आप ट्यूशन आप पढ़ा रहे हैं। अब आप अपने पढ़ाने का चेक करना चाहें कि हाँ हमने क्या पढ़ाया इसको, तो उसका टेस्ट लेंगे आप। तो जो टेस्ट लेंगे तो आपने देखेंगे कि हाँ जो उपलब्धि है इसके पास, तो उसकी उपलब्धि कितनी हुई है उसी का परीक्षण आप करेंगे। जो उसने सीखा, बच्चे ने जितना आपने पढ़ाया उसको कितना वो जो है ग्रहण किया है, उसी ग्रहण करने को एक प्रकार से ग्रहण किया है उसको बाहर निकले। उपलब्धि का जब परीक्षण जो उसने पाया है आपसे उसका आप परीक्षा ले, उसका परीक्षण करें, उसका टेस्ट करें, तो वही होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। ओके, ये बात समझ में आ गई बातें। तो अगले व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं ईबेल महोदय कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प होता है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता और क्षमता का मापन करता है। संक्षेप में अगर लिखना चाहें आप लिखेंगे कि संक्षेप में किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र में छात्र की योग्यता या शक्ति के विकास की मात्रा का मापन करने वाले उपकरणों को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम करा लिए हुआ या टेस्ट हो गया, तो ये सब क्या है, उपलब्धि परीक्षण ही है। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न क्या दिया जाएगा आपको कि निम्न की सहायता से मध्यमान की गणना कीजिए। निम्न की सहायता से मध्यमान की गणना कीजिए। तो इनमें मध्यमान क्या है, इसको हम देखते हैं। एक श्रेणी दी के मध्यमान पूछा गया आपसे। मध्यमान क्या होता है भाई, हमने आपको बताया था मध्यमान होता है आपका क्या, जो माध्य होता है उसी को मध्यमान कहा जाता है। ठीक, तो 17, 12, 15, 13, 11, 9, 7, 14, 10, 16 ये दिया है आपका, इसका मध्यमान निकालना है। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे, तो वैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो है मध्यमान कैसे निकलेगा। इन सभी को आप जोड़ लीजिएगा, इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जोड़ करके फटाफट से बताइए कि कितना हो जाएगा इसका जोड़ कितना हो जाएगा आपका, इसका जोड़ कितना हो जाएगा। 17 और 12 कितना होता है भाई, 17 और 12 कितना होगा, 7, 2, 9 और 1, 1, 2, 29 होगा। 17, 12, 29 और 15 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा आपका, 9, 5, 14, 4, 8, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 44 हो गया आपका। फिर 13 जोड़ दीजिएगा, 13 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ओके, तो 13 आपका हो गया। फिर 11 जोड़ देंगे 57 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 57 और 1 58, 58 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 58 और 10 आपका 68, 68 और 9 कितना हो जाएगा, 68 और आपका 2, 68 तो इतना कितना हो जाएगा आपका, 77 हो जाएगा। 68 और 9 77 और फिर 7 आपका जोड़ दीजिएगा, 77 और 7 कितना हो जाएगा, 77, 3, 80,
80 और कितना हो जाएगा आपका 77 और 7, 77 और 7 कितना हो जाएगा आपका 77 और 7, 77 3 80 हो गया आपका, और 80 और 4 84 हो गया आपका। ठीक है, कितना होगा भाई 84, 84 आपका होगा, 7 जोड़ दिया, फिर 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 4 8 के 1 हासिल आई 1, और 8 और 1 9, 98 हो जाएगा आपका। 98 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और 108 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 से 14 4 हासिल आई 1 और 1 1 2 और 124, 124 आपका होगा, कितना होगा भाई पूरा का पूरा जोड़ लिया हमने 124 हो गया। तो संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, 10 हमने यहाँ पर कर दिया, कितना कर दिया भाई 10 कर दिया हमने। अब 10 से अगर इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे जीरो, यहीं पर एक 10 से जब भी भाग देना हो तो एक अंक दशमलव लगा दो, कट गया ही, तो 12.4 आपका आ गया, क्या 12.4 आपका आया, क्या यही आपका क्या होगा भाई मध्यमान होगा। 12.4 आपका क्या है, दी गई श्रेणी का क्या है मध्यमान है। अगर यहीं पर आपसे माध्यिका पूछा जाता या मध्य अंक पूछा जाता, माध्यिका या मध्य अंक पूछा जाता तो कैसे आप बताते इसकी भाई। इसी श्रृंखला का देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे इसको क्या कर लीजिएगा, और वही मतलब कि एक प्रकार से घटते से बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी भाई 7 है, उससे छोटी कौन सी है 9 है, उससे छोटी कौन सी है आपकी 11 है, उससे छोटी कौन सी है 13 है, सॉरी 12 है, 10 भी है आपकी। ओके, सबसे छोटी कौन सी है आपकी 7 है, उसके बाद में 7 के बाद में कौन सी है आपकी 9 लिख लीजिए, 9 के बाद में आपकी 10 है, 10 के बाद 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर आपका 14 है, फिर आपका क्या है भाई 15 है, फिर 16 है, फिर कितना हो गया आपका 17 भी है, तो 17 तक हो गया आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई आपकी। अब इसका आपको मध्यमान निकालना मतलब माध्यिका निकालना, तो 10 अंक का माध्यिका आपका नहीं निकलेगा शायद, क्योंकि 5 आपका इधर होना चाहिए, 5 इधर होना चाहिए, तो बीच का अंक बचेगा ही नहीं इसमें। ठीक, देखिए 12 यहाँ पर आ गया, 12 यहाँ पर है, देखिए 12 यहाँ पर है, और यहीं पर इसका मध्यांक निकलेगा 12 के पास, तो मध्यांक तो 11.5 वैसे निकल गया। अगर आपको जैसे वो कुल संख्या जोड़नी ना हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कि आप ऐसे इसको आरोही क्रम में लिख या फिर घटते से बढ़ते क्रम में आपने लिखा, और बीच देखा कि 4 अंक इधर निकाल दिया, सॉरी 5 इधर निकाल दिया, 5 इधर निकाल दिया। अब 12 और 13 के बीच में कौन सी संख्या बच रही है, तो 12.5 बच रही है। ओके, कितनी बच रही है 12.5 बच रही है। ठीक, हालांकि चलो ऐसे मत देखो, तो वो आप हमने लिखा था, अब उसमें जो है एक अंक और बढ़ा देते, तो जैसे कि 11 अंक होगा, जब माध्यिका पूछेगा आपसे तो 11 अंक होगा। ओके, तो आप बीच वाली जो संख्या होगी फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद में जैसे मान लेते हैं इसी में होता तो हमने लिख दिया था, मान लेते हैं यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 7, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक अंक और मान लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया जो है और कुछ अंक 18 मान लेते हैं, हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको 7 हमने शुरुआत से लिखा 7, फिर हमने लिख दिया 9, फिर लिख दिया 10, फिर लिख दिया 11, फिर लिख दिया 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर हमने लिख दिया क्या 18। अब देखिए इसका माध्यिका निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो माध्यिका होता है कि n+1/2वां पद, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। अब 11+1/2 वां पद, ठीक है, 11 एक कितना होगा 12, 12 12 बट्टे कितना होगा आपका 2, 2 छक्को 12, तो यहाँ पर भी कितना बचा आपका 6, अर्थात 6वां पद। तो गिने यहाँ से ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद, और 6वां पद कितना आ गया आपके 13, तो 13 आपका क्या निकलेगा भाई 13 आपका क्या निकलेगा, यही 13 आपकी माध्यिका निकलेगी, क्योंकि अर्थात माध्यांक निकलेगा। कन्फर्म बात क्लियर हो गई आपकी। अब समझते हैं हम आगे। अगला प्रश्न आपका सभी प्रश्न यहाँ पर जो है अब लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके आने लगे हैं। लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना होगा भाई, 200 शब्दों में आपको लिखना है। और ध्यान रखेंगे खंड बा है ये, यहाँ से आपको जैसे कि ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर लिख प्रश्न है आपका कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं को लिखिए। मान लेते हैं ये प्रश्न आपको नहीं पता, तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अब ये कहें तो इसकी व्याख्या अगर करें तो, नहीं तो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, और मैं खास करके आपको इन सभी जो है प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा खास करके, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, विशेषताएं कौन सी होती है मूल्यांकन की, पहली तो कि समग्रता होनी चाहिए, दूसरी क्या भाई विश्वसनीयता होनी चाहिए अच्छे मूल्यांकन को लिखते समय, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, विभेदकारिता होनी चाहिए, पूर्व कथनात्मकता होनी चाहिए इसमें अच्छे मूल्यांकन को लिखने में, हम समझा देंगे किसी दिन। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं भाई, सांख्यिकी की विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सांख्यिकी एक सैद्धांतिक सांख्यिकी होती है, एक वर्णनात्मक सांख्यिकी होती है, एक अनुमानित सांख्यिकी होती है, एक व्यवहारिक सांख्यिकी होती है, एक भविष्य कथात्मक सांख्यिकी होती है। तो ये कई सांख्यिकी होती है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अधोलिखित आंकड़े का मध्यांक निकालिए। क्योंकि यहाँ पर अगर इन प्रश्नों को बताऊंगा 200 शब्दों में तो आपको थोड़ा सा बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर बताना उचित ना होगा। ओके, अधोलिखित आंकड़े का मध्यांक निकालिए। मध्यांक मतलब समझते हैं ना, मध्यांक माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मध्यांक माने होता है आपका मीडियन, मीडियन माने होता है आपका माध्यिका। आप देखिए माध्यिका आंकड़े मैं निकाल रहा हूँ, इसकी माध्यिका। सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग यहाँ पर देखिएगा जो है क्षेत्र वृत्त लिखिए। इसको पहले हम छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। देखिए 2 है पहले, उसके बाद में फिर लिख लेंगे 3, फिर लिख लेंगे 4, फिर लिख लेंगे आपका 5, फिर लिख लेंगे 6, फिर आपका 7 दिया है, फिर आपका कितना दिया है भाई, 7 के बाद में 8 लिख लीजिए, 8 के बाद में आप 9 लिख लीजिए। ठीक है, 8 के बाद में 9 है कि नहीं है, 9 तो नहीं दिया है इसमें, 8 के बाद में 9 नहीं है, आपका 10 है, 10 के बाद में आपका 11 है। ओके, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। वैसे आपको बता दूं कि जो है इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका क्या होगी, आपका 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, आपकी 6 आएगी। लेकिन अब कैसे ज्ञात करना है इसको, देखें 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 संख्या है। तो क्या कहा था कि n+1/2वां पद, यही था क्या, जो है यही होता है आपका क्या, मीडियन का सूत्र। तो n कितनी है, 10 संख्याएं, कितनी संख्याएं भाई, तो 3 4 4 8 1 9 संख्या है, 9 + 1/2, यानी कि 9 + 1 कितना हो गया भाई, 9 + 1 10, 10/2 बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आया, पांचवा पद। अब पांचवा पद कौन सा है, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। पांचवा पद लिखेंगे, अतः पांचवा पद बराबर कितना है भाई, 6 है। तो दी गई श्रेणी का जो आपका मध्यांक होगा या फिर आपकी माध्यिका होगी कौन सी, क्या होगी, 6 होगी। ओके, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से सूत्र आप जो है आसानी से जो है इसको आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मध्यांक कितना हुआ आपका, 6 हुआ। ठीक, क्लियर हो गई बात, आगे समझते हैं। बस सवाल लगा दिया आपका, हो गया। अब इसमें 200 शब्द आपको मापना नहीं, बस हो गया इतना। अगला प्रश्न आपका, मूल्यांकन के उपकरण क्या है। मूल्यांकन के उपकरण क्या है, बड़ा ही फेमस प्रश्न है, उपकरण पूछ लिया मूल्यांकन का। तो हम चर्चा करेंगे मापन और मूल्यांकन के उपकरण के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से सारे एक और एक मुद्दे को समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। और बड़े ही आसानी से हमने आपको इतना चीज़ समझा दिया। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, आगे समझते हैं, मूल्यांकन के उपकरण क्या हैं। ओके, प्रश्न ठीक ठाक है। अब इसके उत्तर हम लोग आगे से चर्चा करते रहेंगे। यहाँ पर अगर बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत लंबा हो जाएगा। और यही सभी लोग चाहते हैं कि सर इतना लंबा अगर वीडियो हो जाता है तो दिक्कत होने लगती है समझने में, इसीलिए जो है मूल्यांकन के उपकरण। वैसे मूल्यांकन के उपकरण अगर आपको बताना चाहें तो पहला होता है परीक्षण के द्वारा, पहला उपकरण होगा परीक्षण। दूसरा होता है आपका स्वयं आलेख के द्वारा। तीसरा उपकरण होता है अवलोकन के द्वारा। चौथा होता है मूल्यांकन कैसे निर्धारित होता है, परिक्षेपी विधियों के द्वारा भी मूल्यांकन का निर्धारण होता है। तो ये सब उपकरण है, 4 उपकरणों के चर्चा कर लेंगे किसी दिन इस उपकरणों पर। अगला प्रश्न है, मापन तथा मूल्यांकन के महत्व को बताइए। क्या प्रश्न आपका, क्या भाई, प्रश्न आपका है कि मापन तथा मूल्यांकन के महत्व को बताइए। तो मापन और मूल्यांकन का महत्व क्या है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। मापन और मूल्यांकन का महत्व क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में खास करके पहला तो यही महत्व है। पहला क्या महत्व है भाई मापन और मूल्यांकन का, छात्रों के चयन में सहायता प्रदान करता है कौन, मापन और मूल्यांकन। ठीक है, दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात यह है कि विशिष्ट योग्यता की माप में भी सहायता प्रदान करता है कौन, मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन विधियों के द्वारा बालकों की विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इनसे विद्यालय में सर्वोच्च बालकों का भी चुनाव हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं और अन्य क्रियाकलापों में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं उनको हम पहचान सकते हैं मापन और मूल्यांकन से। तीसरा आप बता सकते हो मूल्यांकन और मापन का जो है महत्व, कि पाठ्य विषयों में चुनाव में सहायता। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं की जांच के आधार पर हम उन्हें कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, उनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, इस बात का भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से इसका महत्व है। चौथा महत्व आप लिख सकते हैं क्या, व्यवसाय संबंधी मार्ग प्रदर्शन करना, कि बालक की रुचि क्या है, उसकी रुचि को अगर जान लें, उसकी योग्यता जान लें, उसकी व्यवसाय की योग्यता जान लें, उसके बाद में उसको हम जो उसी हिसाब से शिक्षा दें। तो ये भी एक प्रकार से इसका महत्व होता है। पांचवा महत्व क्या होता है भाई इसका, मापन और मूल्यांकन का शिक्षा में, तो विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान। अर्थात मापन और मूल्यांकन जो होते हैं प्रविधियों में, मतलब प्रविधियों से शिक्षक को यह मालूम हो जाता है
जो टीचर होता है उसको ये पता हो जाता है कि बालक जो है अपनी योग्यता के अनुसार पाठ्य विषयों में प्रगति कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों के द्वारा किए गए परिश्रम की जांच जो है मापन और मूल्यांकन से हो जाती है। तो एक प्रकार से ये इसका एक विशेष महत्व है। छठवां महत्व आप लिख सकते हैं कि छठवां महत्व क्या लिख सकते हैं, कठिनाइयों का निदान। क्या कठिनाइयों के निदान। मान लेते हैं मापन और मूल्यांकन के तहत पता चला कि हाँ छात्र के अंदर क्या क्या कमी है, क्या कठिनाई है, तो उसको जो है उसकी कमजोरी को दूर करें। ठीक है, उसको अतिरिक्त कक्षे मतलब कि अतिरिक्त कक्षा दी जाए, अतिरिक्त क्लास उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए। तो ये कई चीज़ें हैं। सातवां क्या होगा भाई, सातवां आप लिख सकते हैं इसका महत्व क्या, पूर्व कथन में सहायता। विभिन्न परीक्षणों के आधार पर कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में जाने योग्य है यह ज्ञात किया जा सकता है और उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जा सकती है। तो ये भी मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। आठवां महत्व इसका ये है कि शिक्षा में अपव्यय का निवारण, अर्थात विद्यालयों में अनेक बालक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने पर पढ़ाई स्थगित कर देते हैं। इसीलिए इस अपव्यय को दूर करने के लिए बालकों की योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त करके पाठ्य विषय के चुनाव में सहायता दी जा सकती है, ताकि वो अपने रुचि के हिसाब से, अपने एटीट्यूड के हिसाब से, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से वो पढ़ सकें, अभी रुचि के हिसाब से वो विषय वस्तु का चुनाव कर सकते हैं। नौवां इसका महत्व बता सकते हैं हम मापन और मूल्यांकन का क्या, कि अध्यापकों के कार्य की जांच करने के लिए। मापन और मूल्यांकन जो होता है इन विधियों के द्वारा अध्यापक ने बालक को किस प्रकार से पढ़ाया है इसका भी हम लोग जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं कि यह शिक्षक की योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व एवं शिक्षण क्षमता का स्पष्ट चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। कौन, मापन और मूल्यांकन। और 10वां महत्व आप बता सकते हो क्या, कि जो कार्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है उसको बनाने में, शिक्षण विधि कौन सी रहेगी उसके निर्धारण करने में, उसके चयन में मापन और मूल्यांकन जो होता है इसकी, इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम में, विषय वस्तु में और सहायक पुस्तकें, शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण विधियाँ, इन सभी का निरूपण करने में सहायता मिलती है मापन और मूल्यांकन के द्वारा। तो इस प्रकार से मापन और मूल्यांकन का दैनिक जीवन में और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही अत्यधिक महत्व है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके दिया है। मान लेते ये प्रश्न नहीं पता था तो इसके स्थान पर दूसरा कर दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्नों में सुधार के उपाय बताइए। निबंधात्मक प्रश्नों में सुधार के उपाय बताइए। निबंधात्मक प्रश्न कौन से होते हैं भाई, निबंधात्मक प्रश्न जैसे कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके होते हैं वही निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो निबंधात्मक जो है प्रश्नों में आपसे पूछ रहा है सुधार के उपाय बताइए, क्या सुधार हो सकते हैं। पहला सुधार ये हो सकता है भाई, पहला सुधार कि सरल भाषा में प्रत्यक्ष प्रश्न पूछने चाहिए। सरल भाषा में प्रश्न हो और प्रत्यक्ष प्रश्न हो, इसी तब जो है निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाए तो उसका सुधार हो सकता है। दूसरा सुधार क्या हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए ताकि संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व किया जा सके, किंतु उत्तर में विवेचन की मात्रा कम हो, उत्तर संक्षेप में हो, इससे वस्तुनिष्ठता बढ़ेगी तथा पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जा सकेगी। और तीसरा जो है इसका सुधार ये कर सकते हैं कि प्रश्न की रचना के पूर्व परीक्षण के उद्देश्य का निर्धारण कर लेना चाहिए, जिससे सही योग्यता का मापन किया जा सके। ये कई चीज़ें हैं। और चौथा आप बता सकते हैं कि सभी प्रश्न जो है अनिवार्य रूप से करवाने चाहिए, प्रश्न पत्र में विकल्प नहीं जो है होने चाहिए। और पांचवा आप बता सकते हैं कि सभी प्रश्नों के पूर्णांक समान होने चाहिए। छठवा आप बता सकते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों में अनिश्चितता को दूर करने के लिए निश्चित और नियंत्रित उत्तर वाले प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। ठीक, दसवां बता सकते हो, सतवां बता सकते हो आपकी प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है, इस संबंध में परीक्षार्थियों को विस्तृत निर्देश दिए जाने चाहिए और यह निर्देश प्रश्न पत्र पर सरल भाषा में छपे हों कि हाँ आपको कितने प्रश्न कैसे करने हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो है इसमें आर करके जो प्रश्न दिया है उनमें से आपको विकल्प के स्वरूप में दिया है निबंधात्मक। इसीलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको देखते हैं कि 5 प्रश्न दिए जाते हैं, 5 में से 2 छांटने होते हैं। तो विकल्प आपको उसमें दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर विकल्प नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी विकल्प आपको मौजूद है। मान लीजिए ये प्रश्न नहीं पता है तो ये वाला कर दीजिए उसके स्थान पर, ये नहीं पता तो ये कर दीजिए, दोनों में से एक ही करना है आपको। तो विकल्प मौजूद है आपके पास। तो ये होता है, इसके सुधार के उपाय हमने बता दिया आपको। अगला है आपका आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को स्पष्ट कीजिए। आत्मनिष्ठ एवं जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को क्या बोल रहा है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, तो हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन। वैसे आपको बता दूं जो है फलांकन के आधार पर परीक्षण को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका आत्मनिष्ठ परीक्षण, एक होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो जो आत्मनिष्ठ परीक्षण होता है वो जो होता है इस प्रकार का जो परीक्षण होता है, जिन परीक्षणों का फलांकन गुणात्मक आधार पर जो है गुणात्मक आधार पर
अर्थात परीक्षक के व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होता है, वे आत्मनिष्ठ परीक्षण कहलाते हैं। ऐसा प्रायः निबंधात्मक परीक्षा, साक्षात्कार विधि होती है आपकी, पारिस्थितिक परीक्षण हुआ, इन सभी में आत्मनिष्ठ परीक्षण होता है। जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है, यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी को विभिन्न परीक्षकों द्वारा 1 से अंक प्रदान किए जाएं तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। स्टेंसिल, उत्तर कुंजी या मशीन की सहायता से जिन परीक्षणों पर फलांक दिए जाते हैं ये प्रायः वस्तुनिष्ठ होते हैं, जैसे कि L.N. दुबे का हिंदी निष्पत्ति परीक्षण पूर्णतः वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। तो ये जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है ये एक होता है, और एक निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो आपको पता होता है ऑब्जेक्टिव और निबंधात्मक प्रश्न कैसे होते हैं। तो जो आपका लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय टाइप का है निबंधात्मक हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव जो होता है जिसको मशीन से OMR बेस्ड पेपर होता है तो वो चीज़। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो है इसी के स्थान पर दिया अथवा करके चतुर्थांश विचलन के गुण एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। चतुर्थांश विचलन के गुण एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। चतुर्थांश के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में, बड़ा ही अच्छा प्रश्न चतुर्थांश के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है। ठीक, एग्जाम्स में आ सकते हैं चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश के बारे में आप आसानी से बता दीजिएगा। चतुर्थांश के गुण एवं सीमाओं के बारे में पूछा गया है। चतुर्थांश के गुण आप जान लीजिए क्या क्या होते हैं भाई, और उसके बाद सीमाएं आपको बता दूंगा। पहला गुण ये होता है चतुर्थांश का कि अपनी रचना एवं गणना में यह मध्यांक के समान होता है, चतुर्थांश जो होता है। दूसरी बात ये क्या है कि प्रसार की भांति इसकी भी गणना एवं व्याख्या सरलता से की जा सकती है। तीसरी बात ये है कि जो है चूंकि यह वितरण के मध्य के प्राप्तांकों पर अधिक प्रकाश डालता है, अतः अधिक प्रतिनिधिकारी भी होता है चतुर्थांश। चौथी बात आप बता सकते हैं इसके गुण में कि यदि वितरण में विषमता हो तो विचलनशीलता ज्ञात करने के लिए यह उपयुक्त माप होता है। कौन? विचलन, जो आपका चतुर्थांश विचलन होता है। पांचवा इसका गुण ये होता है कि इसका प्रयोग वर्णनात्मक सांख्यिकी में अधिक किया जाता है। ठीक, तो ये 5 गुण आप लिख सकते हैं आसानी से चतुर्थांश विचलन के। और इसकी सीमाएं कौन कौन सी है? पहली सीमा ये है कि चतुर्थांश प्रथम Q1 चतुर्थांश के नीचे एवं तृतीय चतुर्थांश Q3 के ऊपर 25% प्राप्तांक पाए जाते हैं, अतः ये केवल बीच के 50% पाठ्यक्रम मतलब प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बात यह है कि मानक विचलन की तुलना में चतुर्थांश जो होते हैं उनका विचलन कम विश्वसनीय होता है, क्योंकि इनमें मानक त्रुटि की संभावना अधिक पाई जाती है। ठीक, ये कई बातें जो कि हमने आपको बता दें। जब प्राप्तांक समान रूप से वितरित हो, चतुर्थांश विचलन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में करना उपयोगी होता है। पहली स्थिति होती है कि जब प्राप्तांक जो होता है समान रूप से वितरित होता है, तब आप जो है चतुर्थांश विचलन का प्रयोग करें। दूसरी बात कि जब प्राप्तांक जो होते हैं उनका फैलाव इतना अधिक हो कि शुद्ध मानक विचलन ज्ञात न करना कठिन हो, तब चतुर्थांश विचलन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात कि जब बीच के 50% अंकों की वास्तविक सीमाएं ज्ञात करनी हो, तब चतुर्थांश विचलन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कई बातें थी जो हमने आपको बता दी। अब किसी दिन हम चर्चा कर लेंगे, हालांकि आपको समझ में उतना ज़्यादा नहीं आया होगा। अगला है मूल्यांकन के प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए, और अगला है आपका सहसंबंध के प्रकारों को बताइए। तो हमने यहाँ पर जो है मूल्यांकन के प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए आपको मूल्यांकन के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। मूल्यांकन का प्रयोजन कई मतलब मूल्यांकन क्यों जरूरी है, तो छात्रों का मार्ग प्रदर्शन करना जिससे कि वे सरलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ये पहला होता है मूल्यांकन का प्रयोजन। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा कि छात्रों की प्रगति और उनकी योग्यता को बताना, जिससे कि दूसरे लोग उन्हें ठीक तरीके से समझ सकें। तीसरी बात ये होती है कि छात्रों का विभिन्न कार्यों के लिए चुनाव करना, जिससे क्या हो कि वे अपने अपने क्षेत्र में वे सफल रहें। चौथा इसका प्रयोजन ये होता है कि छात्रों का उनकी योग्यता एवं गुणों उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। पांचवा होता है कि छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए उचित ढंग से प्रेरणा देना तथा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना। ये इसका प्रयोजन होता है कि इसका मूल्यांकन का ये। और छठवा आप बता सकते हो क्या कि छात्रों को जो शिक्षा दिया जाए कि जो शिक्षण दिया जाए उसमें अध्यापकों को उचित ढंग से निर्देशन देना। सातवां आप इसका प्रयोजन बता सकते हो कि छात्रों की उपलब्धियों को जांच कर समाज में विभिन्न प्रकार के मानदंडों को निर्धारित करना। तो ये आप कई चीज़ें बता सकते हैं। छात्रों के लिए उनकी योग्यता, क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता देता है मूल्यांकन। छात्रों की योग्यता, ज्ञान, विवेक जान करके उनके सुयोग्य नागरिक एवं नेता बनाने में सहायता भी प्रदान करता है आपका मूल्यांकन। तो इसीलिए इसका प्रयोजन होता है। तो ये आप बता सकते हैं।
सहसंबंध के प्रकार आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। सहसंबंध यानी कि को रिलेशन जो होता है आपका, ये आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ जो है सहसंबंध क्या होता है। सहसंबंध के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया कि जो दो चल राशियों के बीच में जो सहसंबंध होता है पाया जाता है। सहसंबंध जो होता है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं आप समझ लीजिए। सहसंबंध जो होता है ये खास करके दो तरीके से होता है। सहसंबंध जो होता है, सहसंबंध को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका मात्रात्मक सहसंबंध और दूसरा होता है आपका गुणात्मक। ठीक है, एक क्वांटिटी वाला होता है, एक होता है आपका क्वालिटी वाला। ओके, जो क्वांटिटी वाला होता है अर्थात जो मात्रात्मक जो है सहसंबंध होता है उसमें तीन होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक सहसंबंध और एक शून्य सहसंबंध। ओके, सहसंबंध दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक सहसंबंध और एक गुणात्मक सहसंबंध। मात्रात्मक सहसंबंध जो होता है तीन प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पहला, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य। और जो है जो गुणात्मक आपका होता है सहसंबंध वो उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेखीय जो है सहसंबंध और दूसरा होता है वक्रात्मक सहसंबंध। ओके, तो ये चीज़ होती है, अब किसी दिन हम चर्चा कर लेंगे इन सभी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं और ये दीर्घ टाइप के प्रश्न हैं। इनकी संख्या आपको यहाँ पर 5 दी होगी, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। अब इनकी व्याख्या मैं जल्द ही करूँगा और इनकी चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास रहेगा। ओके, प्रश्न क्या है भाई आपके समक्ष? प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है कि जो है 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, परीक्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मापन की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए तथा मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो आपको बता दें कि मापन और मूल्यांकन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको लगभग और लगभग 50% आपने पेपर तैयार कर लिया, समझ लीजिए। ओके, अगला प्रश्न है आवृत्ति वितरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न सोपानों का संक्षेप में वर्णन लिखिए। तो ये आपके लगभग 5 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 2 प्रश्न छांट कर करने थे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना था, 15 नंबर का एक प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम्स में लगभग जो दीर्घ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी किसी में 100 नंबर का पेपर होता है, मतलब कि 1000 प्रश्नों में आपको लिखना होता है। ठीक है, और इसमें जो मैं बता रहा हूँ इसमें 500 शब्दों में हमने बताया है, तो आपसे चाहे 1000 शब्द में पूछे चाहे 500 शब्द में पूछे, आपको लिखना ही जो है पड़ेगा लगभग। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। तो ये क्लियर होगा आपके। तो ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के ये 5 प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लघु उत्तरीय के इन 10 प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हमने कुछ कुछ उत्तर सभी के बता दिए हैं। और जो है लघु उत्तरीय मतलब आते लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न फंसेंगे 2022 की परीक्षा में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा से बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।